सद्गुरु नमस्कारम। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये तो बस चुनाव है, तो इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है कि नई पीढ़ी के साथ ये बदलाव आया है। भारत के लोगों ने बहुत ही निर्णायक रूप से अपनी बात रखी है। पश्चिम बंगाल में हम जो आंकड़े देख रहे हैं, 200 के पार, असम में 100 के पार क्लियर मेजॉरिटी, तमिलनाडु में स्पष्ट बहुमत तो नहीं पर एक नया खिलाड़ी 100 का आंकड़ा पार कर गया। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये एक ऐसी चीज है जिस पर सभी को गौर करना चाहिए, न सिर्फ देश के भीतर बल्कि बाहर भी, क्योंकि भारत क्या है इस बारे में अपमानजनक कमेंट किए जाते रहे। ये लोगों की परिपक्वता का स्तर है। वो दूसरों को भले ही बाहर से अनपढ़ लगें या उतने आधुनिक न लगें, लेकिन हम एक बहुत विकसित लोकतंत्र हैं, एक बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र हैं। हम बहुत अधिक शोर नहीं मचाते। हम वोट देने जाते हैं और जो करना हो वो करते हैं। 92% लोगों को गणित में इतने अंक नहीं मिलते। ये लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भारतीय लोकतंत्र की मैच्योरिटी का एक शानदार प्रदर्शन है, और अधिकांश राज्यों में ये 80% से अधिक है। ये अद्भुत है। ये लोकतंत्र का शानदार नृत्य है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। उदाहरण के लिए अमेरिका में बस 43 से 44% लोग ही वोट देते हैं। 92 से ज्यादा का आंकड़ा दिखाता है कि लोग लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं, और जब उन्हें बदलाव लाना होता है तो वो इसे कैसे करते हैं। तो ये सब कहने के बाद मैं ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहूंगा कि ये इस पक्ष में है या उस पक्ष में। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों ने साफ बता दिया है कि वो वोटिंग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कितना मूल्य देते हैं और वो इसे अपने दिल और दिमाग में कैसे रखते हैं। मुझे लगता है कि ये उस बारे में एक शानदार बयान है। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक है। 3 बार की मुख्यमंत्री सत्ता से बाहर हो गई, वो भी कैसे? पिछली बार 200 के पार रहने के बाद अब केवल दोहरे अंकों में सिमट जाना। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी को आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता के बारे में हमें एक बात समझनी चाहिए कि वो बहुत रिएक्टिव नहीं है। वो सड़क पर खड़े होकर रोजाना लड़ाई नहीं करेंगे। बंगालियों में थोड़ा वैसा जज्बा है, पर आमतौर पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। पर साथ ही वे ऐसे लोग भी नहीं हैं जो डरकर जिएंगे। उन पर हमेशा के लिए अत्याचार का शासन नहीं चलेगा। वो अपने तरीके से जवाब देंगे, और आप वही देख रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है। निश्चित रूप से मैं आंकड़ों को देखकर हैरान हूं। इसके लिए काम करने वाले सभी लोगों को श्रेय जाता है। विशेष रूप से मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जिस स्तर की प्रेरणा और प्रतिबद्धता लाते हैं, उसे देखकर लोग वास्तव में प्रेरित होते हैं। हर चीज में कमिटमेंट और प्रेरणा का वो स्तर जिसे वो लगातार देश में भरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसने एक तरह से जादू कर दिया है। दूसरी चीज है हमारे गृह मंत्री, उनका साहस और बुद्धिमानी, जैसे उन्होंने पूरी चीज का संचालन किया। मुझे लगता है कि वो वास्तव में प्रशंसनीय है, और हर राजनीतिक दल को ऐसा करना सीखना चाहिए कि आप अपनी शक्ति का बिल्कुल खुलेआम इस्तेमाल न करें, बल्कि अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वाकई लाभ उठाना सीखें। चाहे आप कोई भी पार्टी हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि उन्होंने ये कर दिखाया है। और आप मिस्टर शुवेंदु अधिकारी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। मैं उनसे कभी नहीं मिला, न ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पर मैंने कुछ चीजें देखी हैं। जिस तरह से वो सड़कों पर उतर रहे हैं, वो बहुत ही हमें 10 या 12 साल पहले की ममता बनर्जी की याद दिलाता है। उन्होंने भी यही किया था। पर मुझे लगता है कि समस्या ये थी, मेरा मानना है कि सभी नेक इरादे से शुरुआत करके फिर दूसरी चीजों में फिसल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी समस्या थी ये एक कमी या असमर्थता कि वो प्रशासन अच्छे से नहीं चला पाई और कुछ लोगों की वफादारी पर निर्भर रहीं। धीरे धीरे आपके प्रति वफादार लोग ही आपको कई तरह से नीचे गिरा देते हैं।
और मुझे लगता है कि वो आपकी कल्पना से भी तेज इस तरह नीचे चली गईं और राज्य को इस स्थिति में ले गईं जहां अंत में बस यही रास्ता बचेगा कि डंडे का इस्तेमाल किया जाए हर इंसान पर जो आपका विरोध करे, जो हुआ भी। और एक बार जब आप अपने व्यक्तिगत एजेंडे में कुछ ढील दे देते हैं तो हर कोई उस ढील का फायदा उठाएगा और उसे भ्रष्टाचार, शोषण के दूसरे स्तर पर ले जाएगा। ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे ऊपर मुझे एक मजबूत चीज लगती है जिसने बंगाल के इन आंकड़ों में इतना अंतर पैदा किया। उसका बहुत बड़ा संबंध पिछले 12 महीनों में बांग्लादेश में जो हुआ उससे है। मुझे लगता है कि बंगाली लोग इस सच्चाई के प्रति जाग गए कि अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो यहां भी यही होगा जो हम नहीं चाहते। और यह कोई नई बात नहीं है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है और अगर आप 1948 को देखें तो यह कोलकाता और बंगाल के बड़े हिस्सों में हो चुका है और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के समय अकाल का सामना किया है। तो वो दुख पूरी तरह से भूले नहीं हैं। मैंने कई बंगाली परिवारों से बात की है और उनकी दादियां अपने पूरे बचपन में वो अकाल में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, ये बातें होती रही हैं, पर किसी तरह ये वाकई उनके दिमाग में नहीं बैठा था। पर मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसने वाकई उन्हें एक तरह से जगा दिया। जमीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी मशीनरी से श्रेय नहीं छीना जा सकता। उन्होंने अपना काम बिल्कुल किया है, पर मुझे लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण वजह थी। किस तरह से सद्गुरु पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों की मानसिकता को बांग्लादेश कैसे प्रभावित करता है? लोग तर्क देंगे कि ये सेब और संतरे की तुलना करना है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि जमीन एक ही है जहां हमने एक बनावटी लकीर खींच दी है। वही लोग, वही भाषा बोलते हैं, वही संस्कृति है। बस ये है कि वो एक अलग धार्मिक पहचान अपनाकर एक अलग रास्ते पर चले गए, मुख्य रूप से मुजीबुर रहमान और बाद में उनकी बेटी की वजह से, जिन्होंने इसका एक खास संतुलन बनाए रखा। वो चरम पर नहीं गए, पर हाल के समय में मुझे लगता है पिछले 12 महीनों में उन्हें खुली छूट मिली। और आप जानते हैं क्या होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सीमा पार के बहुत सारे बांग्लादेशियों को जानता हूं, उनके मन में एक बुरा अनुभव था। यह ऐसा कुछ नहीं है जो वो करना चाहते हैं, पर कुछ समूह ऐसा करते हैं और बाकी लोगों में इसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। न ही सरकारी तंत्र में जरूरी साहस था, या शायद उन्होंने जानबूझकर इसकी अनुमति दी। चाहे जो भी हो, पर सभी समझ गए कि इस रास्ते पर चलने से यही होगा। तो सीमा के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग, ज्यादातर लोग ऐसी चीजें नहीं चाहते और यह बहुत स्पष्ट हो गया। अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो यही होगा। तो मुझे लगता है कि इसका लोगों की मानसिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आप हाल के समय में बांग्लादेश के कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं? वही सेब जिसे हमने काटा, एक हिस्सा वहां गिरा और एक यहां। बात सेब और संतरे की नहीं है, एक ही सेब है। लेकिन बांग्लादेश में हमने जिस तरह का कट्टरपंथ देखा, खासकर शेख हसीना को हटाए जाने के बाद, वो भारत के लिए खतरा कैसे है? भारत अपने मूल स्वरूप में पश्चिम बंगाल सहित एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए, आप किसी भी राज्य को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोग बस वही अनुभव करते हैं जो सड़क पर होता है। एक बात यह है, अगर आप बंगाल के इतिहास में पीछे जाएं, महाभारत के समय में भी जब वो इसे वंगदेश कहते थे, तब भी लोग बात करते थे कि ये वंगा लोग अपनी कला, संगीत, साहित्य में कितने कुशल थे, कितने विकसित और सभ्य लोग थे। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे तब भी। और आप जानते हैं, ब्रिटिश काल के दौरान भी सबने माना कि बंगाल सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध था। वो खुद एक राष्ट्र था। वंगा खुद एक राष्ट्र था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो वामपंथी शासन रहा, जहां मुख्यमंत्री आधा समय लंदन में बिताते थे और शासन करते थे एक निश्चित तरीके से, और उन्हें लगा चीजों को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका हिंसा थी। जब आप हिंसा का सहारा ले लेते हैं तो आबादी के बुद्धिमान लोग या तो पीछे हट जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। मुझे लगता है कि बंगाल में यह गंभीर रूप से हुआ है।
सबसे बुद्धिमान लोग, प्रतिभाशाली लोग बड़ी संख्या में बाहर चले गए हैं। हर कोई नहीं, पर एक बड़ी संख्या चली गई है। जब आप उस आबादी को खो देते हैं तो आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज खो दी है किसी भी सभ्यता में। तो अगर आप बंगाल या वंगा या बांग्ला को एक सभ्यता के रूप में देखना चाहते हैं तो उन्हें पिछले 40 से 45 वर्षों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस अर्थ में लोगों ने इस नुकसान को महसूस किया है और सब कुछ सड़क की कार्रवाई पर आ रहा है। और सत्ता में बैठे राजनेता खुलेआम बात कर रहे हैं, हम सड़क पर लड़ेंगे। देखिए, इस भाषा को देश से जाना चाहिए। आपकी लड़ाई वोट की पेटी में है, सड़क पर कभी नहीं। सड़क पर लड़ने वालों को देश से खत्म करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कोई राष्ट्र नहीं होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब प्रशासन खुद कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करता तो लोग उस राज्य में रहने के सुकून और सहजता को खो देते हैं। तो एक बड़ी संख्या में लोग, बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ जिलों के सबसे निचले वर्ग के लोग भी राज्य छोड़ चुके हैं। आप बस तमिलनाडु और कर्नाटक में काम कर रहे मजदूरों को देखिए। निर्माण कार्य के ज्यादातर मजदूर बंगाली हैं। वो वहां बस अपनी पसंद से नहीं है, उन्होंने बस पलायन नहीं किया है। उन्होंने पलायन इसलिए किया है क्योंकि वहां न तो पैसे कमाने का तरीका है, न ही बचाव या सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। तो ये एक गंभीर बात है जिसे संबोधित करना होगा। मुझे उम्मीद है कि जो नया प्रशासन आएगा वो इन चुनौतियों को उठाएगा। ये आसान नहीं होगा क्योंकि सड़न एक खास स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके लिए बहुत पोषण की जरूरत होती है, बस ठीक करने की नहीं, न ही किसी चीज को हिंसा से दबाने की। आपको लोगों को पोषित करके उन स्थितियों से बाहर निकालना होगा जिनमें वो फंस गए हैं, क्योंकि कई लोग अपनी पसंद से विभिन्न स्थितियों में नहीं फंसते, बल्कि इसलिए फंसते हैं क्योंकि बस वही विकल्प होता है। तो हर कोई किसी न किसी तरह इसमें फंस जाता है, खासकर जब ऐसी स्थितियां लंबे समय तक चलती हैं, जो बंगाल में हुआ है। आपने शुवेंदु अधिकारी की बात की सद्गुरु। मुझे याद आया कि उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान और इसके समापन पर भी कहा कि ये सनातन को बचाने की लड़ाई थी। क्या आपको लगता है ये एक जायज तर्क है या ये सनातन का राजनीतिकरण है? सनातन तो किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं है। सनातन निश्चित रूप से किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन कोई इसे एक एजेंडे के रूप में ले सकता है, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। हालांकि हम में से अधिकांश लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे या अधिकांश लोग उस तरह के विभाजन से खुद को नहीं जोड़ते, लेकिन देश को उसी तरह विभाजित किया गया था। हमने एक झटके में पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ की भूगोल का 1/3 हिस्सा खो दिया। और खैर, श्रीमती गांधी का धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने केवल एक पाकिस्तान बनाया, वरना आज हमारे पास पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होता। आज की दुनिया में वह सबसे बड़ी आपदा होती। कम से कम वो एक काम किया गया। तो आप इसे बस मिटा नहीं सकते। देखिए, आप न्यूज साइकिल में हैं। अगर कोई चीज न्यूज साइकिल से बाहर है तो वो आपके लिए खत्म, आप अगली कहानी पर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग मारे गए, जिनके घर जला दिए गए और उनके साथ जो भी भयानक चीजें हुई, वह याद पीढ़ियों तक चलती है। तो उस संदर्भ में वो जो कह रहे हैं वो रेलेवेंट है। लेकिन जब आप विभाजन की बात करते हैं तो वो पश्चिम बंगाल के लिए कैसे रेलेवेंट है? अरे, बांग्लादेश बिल्कुल आपके बगल में है। वो सब एक ही बंगाल था और उन्होंने वहां एक लकीर खींच दी। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर, है ना? तो आपको लगता है हम फिर से उस खतरे में थे जब हम चुनाव के जरिए सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं? तो देखिए, चाहे वो खतरा हो या ना हो, जब डेमोग्राफी समाज में होने वाले प्राकृतिक बदलाव से हटकर बदलने लगती है, प्राकृतिक बदलाव इसलिए होता है क्योंकि किसी के ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, किसी और के कम बच्चे। वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सैकड़ों साल लगेंगे। लेकिन जब डेमोग्राफी बनावटी या मानव हस्तक्षेप के कारण बदलने लगती है तो असुरक्षा की भावना स्वाभाविक रूप से पैदा होगी। अब मैं उस राज्य के बारे में पूछना चाहती हूँ जहां आप खुद बहुत समय बिताते हैं, तमिलनाडु। किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा। विजय कहां से आए? आप इस घटना को कैसे देखते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोग दिल्ली में बैठकर इसे नहीं देख रहे हैं। तमिलनाडु में हर किसी ने इसे देखा। क्योंकि आपको समझना होगा, तमिल लोग बहुत धैर्यवान होते हैं। धैर्य दब्बू होने से
नहीं आता। धैर्य बुद्धिमानी से आता है। जब आप बहुत बुद्धिमान होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से धैर्यवान होंगे। तो वो बहुत धैर्यवान लोग हैं। वो इंतजार करते हैं, वो मौके देते हैं, वो इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं। तो बात यह है, ये जो पिंग पोंग का खेल दो द्रविड़ पार्टियों के बीच चल रहा है, जो मूल रूप से एक जैसी हैं लेकिन अलग खेल खेल रही हैं और इस तरह से बात करती हैं जैसे हम अपने आप में एक अलग राष्ट्र हों। कुछ समय के लिए ये आपको उत्साहित करता है कि हमारी एक अलग पहचान है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि लंबे समय में ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और सबसे ऊपर, हर कोई ताजी हवा के झोंके की तलाश में था, क्योंकि वही चीज बार बार चल रही है। चाहे यह पार्टी आए या वो पार्टी, बात वही है। मौलिक रूप से कुछ भी अलग नहीं है। भ्रष्टाचार लगभग एक रिले गेम की तरह है कि ये लोग जो कर रहे हैं उसी सिस्टम का फायदा अगली सरकार उठाती है और फिर उससे अगली। तो हमने इस पिंग पोंग खेल को बहुत लंबे समय तक देखा है। मुझे लगता है लोग थक गए थे, वो किसी उद्धारक की तलाश में थे और तमिलनाडु में हमेशा उद्धारक स्क्रीन से आते हैं। आपने एमजीआर को देखा है जो एक विशाल नेता बने, और निश्चित रूप से जयललिता जो कई मायनों में एक बहुत ही सक्षम प्रशासक भी बनी। लेकिन उन सभी के साथ फिर से वही समस्या थी, वफादारी पर चलना, न कि संरचनात्मक प्रशासनिक क्षमता पर, क्योंकि वे उन बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो अचानक सामने आते हैं। तो एकमात्र चीज जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं वो है उनके आसपास के कुछ लोग, और वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं। तो एक बार फिर हमने एक फिल्म स्टार को सामने रखा है, लेकिन ये एक नया युग है जहां सूचना का स्तर अलग है, समझ का स्तर अलग है, और आमतौर पर लोग उन्हें एक स्मार्ट व्यक्ति के रूप में देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पिछली गलतियां न दोहराएं। लेकिन मुझे लगता है कि संघ सरकार या केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भारत की केंद्र सरकार को भाजपा सरकार के रूप में नहीं देखता, या जैसा कि न्यूज चैनल कहते हैं ये मोदी की सरकार है। मैं इसे उस तरह नहीं देखता। मैं इसे भारत की सरकार के रूप में देखता हूं, 1.4 अरब लोगों की सरकार के रूप में देखता हूं। ये किसी पार्टी की नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को यह गुण दिखाना चाहिए और इस नए नेता को एक सक्षम प्रशासक बनने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु केवल एक और राज्य नहीं है, ये अर्थव्यवस्था, तकनीक और बौद्धिकता के मामले में देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। तमिलनाडु बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है विजय किस तरह के प्रशासक होंगे मार्गदर्शन के बाद भी? क्योंकि लोग उनके विजन, उनकी विचारधारा और उनकी पृष्ठभूमि की बातें करते हैं। वो अभी पहली बार आए हैं, निश्चित रूप से वो एक सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में किस बात में विश्वास करते हैं हमें पता भी है। देखिए, यही सबसे अच्छी बात है। मुझे वो लोग पसंद हैं जो किसी बात पर विश्वास नहीं करते। अगर वो किसी चीज में दृढ़ता से विश्वास करेंगे तो वो उसके खिलाफ होंगे जो किसी और चीज में विश्वास करता है। तो एक तरह से ये एक फायदा है कि कोई विचारधारा नहीं है, कोई विश्वास प्रणाली नहीं है। वो बस एक फिल्म स्टार हैं जो लोगों के बीच पॉपुलर है, और उन्होंने सोचा कि उन्हें यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर को तब छोड़ा है जब वो अभी भी अपने शिखर पर हैं। वो अभी भी अपने शिखर पर हैं और उन्होंने उस करियर को छोड़कर इसमें कदम रखा। मैं एक तरह से ऐसे निर्णय पर भरोसा करता हूं कि कोई अपनी सबसे कीमती चीज त्याग कर इसमें कूदने को तैयार हो जिसे उसने जीवन भर बनाया है, बिना यह जाने कि परिणाम क्या होंगे। अब परिणाम उनके पक्ष में हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब वो चुनाव में उतरे तो हर किसी ने उन्हें यह कहकर खारिज किया कि उन्हें 12% से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। और सब ये वो जिस सब से गुजरे, लोगों ने उन्हें वोट दिया है। उन्हें वोट मिलना, मुझे लगता है ये मुख्य रूप से ताजी हवा के लिए है, और सबसे बढ़कर गांवों के साधारण लोग और युवा भी। तमिलनाडु में हर कोई मानता है कि उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनकी नैतिकता सब कुछ सिनेमा से चलता है। अगर वो सिनेमा में अच्छे इंसान हैं तो वो मानते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई अच्छा इंसान है या बुरा, बस उन्हें उस मौके पर खरा उतरना होगा। वो ऐसे संकेत भी दे रहे हैं
कि वो खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो एक सक्षम प्रशासक हैं? अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं कह रहा हूं, हमारे पास पूरा नौकरशाही तंत्र है जिसे हम फौलादी सिस्टम कहते हैं। मुझे लगता है यही शब्द बोला जाता है। तो उन्हें इस सिस्टम पर निर्भर होना होगा, प्रक्रिया सीखनी होगी। उनके पास समय है, वो अभी युवा हैं, उनके पास उथल पुथल किए बिना काम करने का समय है। मैं उन्हें एक सलाह दूंगा, उन्हें 7 से 8 वर्गों की पहचान करनी चाहिए। उद्योग, व्यापार और उसके भीतर तकनीक, निर्माण, ये वो, और फिर किसान और ऐसे समूह जो तमिल समृद्धि और कल्याण में योगदान देते हैं। उनसे मिलना चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए, बात करना नहीं। उन्हें सुनिए कि वो क्या चाहते हैं और देखिए कि अगले 5 साल में क्या हो सकता है। अगर वो इस तरह चलें तो हम सब उनके साथ हैं, 100%, क्योंकि अभी उन पर कोई बोझ नहीं है। आमतौर पर जब कोई राजनीतिक नेता उभरता है तो उस पर कई बोझ होते हैं। उसे बहुत सारे दायित्व पूरे करने होते हैं जिसके लिए वो भ्रष्ट हो जाएगा। उन पर कोई एहसान नहीं है, वे शुद्ध व्यक्तिगत शक्ति पर वो जीते हैं। मुझे लगता है कि ये एक शानदार मौका है। उम्मीद है वो हमें निराश नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। उम्मीद है सही सलाहकार मिलें और लोगों के कल्याण के लिए हम सभी भी उपलब्ध हैं। और सबसे बढ़कर भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार का हाथ थामना चाहिए ताकि उनके नेतृत्व को सही संतुलन मिल सके। और हमें पार्टी के संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनमत जीता है। उन्होंने जनमत जीता। हमारे देश में इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, ये जनमत है। केंद्र सरकार और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए और उनका हाथ थामने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि वो प्रशासन और आर्थिक फैसलों में गंभीर गलतियां न करें। मुझे नहीं लगता वो गलती करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में एक अच्छी व्यवस्था है। एक आंकड़ा है जो दिखाता है कि आमतौर पर जब मुख्यमंत्री चीजों में बहुत दखल नहीं देते तो प्रशासन अच्छा चलता है। मुझे उम्मीद है वो ऐसे ही मुख्यमंत्री होंगे जब तक कि वे अपना संतुलन पाकर अपना नजरिया नहीं बना लेते। देखिए, हम कोई नए देश नहीं हैं। हमें 80 साल हो गए, लगभग 80 साल। तो किसी राज्य के लिए बड़े पैमाने पर कल्पना करने जैसा कुछ नहीं है। राष्ट्र का विजन ही राज्य का विजन है। ये केवल इस पर निर्भर है कि हम इसे कैसे लागू करें। वो भी काफी हद तक स्थापित है। बस उन्हें यह करना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, सही लोग सही जगह पर हों। मुझे लगता है इसमें वो सक्षम हैं। उनमें चीजों को सुलझाने की बुद्धिमानी दिखाई देती है। सद्गुरु, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे लोग काफी आहत हुए हैं, जैसे द्रविड़ विचारधारा। सबसे पहले तो क्या आपको लगता है वो विचारधारा अब अंतिम सांस ले रही है और ये लोगों का साफ संदेश है? ऐसी कोई चीज नहीं। सिर्फ टेलीविजन कैमरों पर ही लोग इसकी बातें करते हैं। 2% लोग ही इसमें विश्वास करते होंगे। बाकी लोग इस तरह से नहीं सोचते। हां, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और साहित्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब द्रविड़ सोच रखना नहीं है। हर राज्य में उनकी भाषा, उनका साहित्य और संस्कृति महत्वपूर्ण होती है। लेकिन तमिलनाडु में पिछले 40 से 45 सालों में मुझे लगता है अन्नादुरई के समय से उन्होंने ऐसे बात करना शुरू कर दिया जैसे ये कोई अलग संस्कृति हो। प्राचीन काल में द्रविड़ अस्तित्व तो गुजरात तक था। ब्रिटिश काल में भी इसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहने का कारण यही था, क्योंकि उन्होंने इसे एक ही संस्कृति के रूप में देखा। हम अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन संस्कृति हमेशा एक ही थी। तो तमिलनाडु को दूसरी दुनिया की एक स्वतंत्र बूंद के रूप में अलग करना गलत है। मुझे नहीं लगता कि तमिल लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो इसे भड़काते हैं और राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह खत्म होगा। वो नई भाषा बोलेंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन क्या विजय इससे पूरी तरह नाता तोड़ पाएंगे? क्योंकि कुछ मुद्दों पर वो बिल्कुल नहीं बोले, जैसे कि तिरुपरनकुंद्रम। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने आलोचना भी नहीं की। तो द्रविड़ विचारधारा से जुड़ी पारंपरिक बातें जैसे उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदी विरोधी, मैं हिंदू विरोधी नहीं कहूंगी, लेकिन हमने देखा कि तिरुपरनकुंद्रम में क्या हुआ। क्या विजय इससे अलग है?
वास्तव में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना चुनावी क्षेत्र सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं समझता हूं कि प्रासंगिक बने रहने के लिए शायद कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि उनका वोट किसी खास धार्मिक समूह या जो भी हो वहां से नहीं बल्कि व्यापक तमिल लोगों से आया है, तो मुझे लगता है वो अपना नजरिया बदलेंगे। क्या आपको लगता है कि वो आगे चलकर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे? देखिए, ये ऐसा कुछ है जो केंद्र को करना है, राज्य को नहीं। हमें कानून की जरूरत है। हाल ही में मुझे लगता है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम किसी मंदिर का प्रबंधन नहीं करना चाहते। सिर्फ कह क्यों रहे हैं? उन्हें कानून बनाना चाहिए, मंदिरों को मुक्त होने दें। इसका तरीका क्या है? ये जटिल प्रक्रिया है, इसमें 5, 10 या 15 साल लग सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू हो संसद में। हम तमिलनाडु पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं? मैं अब पूर्वी भारत की ओर वापस आना चाहूंगी। हमने पश्चिम बंगाल की बात की, लेकिन हमने देखा कि वहां भी एक दिलचस्प समानता है। असम एक बड़ी चीज है। हेमंत दादा ने जबरदस्त काम किया। देखिए, शायद वो इकलौते बीजेपी नेता हैं जिन्हें मुस्लिम समुदाय का इतना भारी समर्थन है। वो उन पुलों को बनाने में कामयाब रहे और हर जगह इसी की जरूरत है, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि मुस्लिम अपनी अलग पहचान में न फंसें। उन्हें खुद को भारतीय की तरह देखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इसमें निश्चित रूप से वो दूसरों से काफी बेहतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार यही कहने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरा वर्ग उन्हें किसी और श्रेणी में रखने की कोशिश करता रहता है। हालांकि वे सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। कम से कम कुछ समूह उन्हें एक दायरे में बांधना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असम इसका उदाहरण है कि कैसे पुल बनाए जा सकते हैं, और पहचान राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की होनी चाहिए, धर्म की नहीं। धर्म व्यक्तिगत विषय है, आप जिसका चाहें पालन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हेमंत बिस्वा जी ने शानदार काम किया है। मैं उनसे मिला हूं और जानता हूं कि वो अपने काम के लिए उनमें कितना मजबूत विश्वास है। मैंने उन्हें लोगों के साथ जुड़ते देखा है। वो हमारे एक कार्यक्रम में आए थे और लोग उनके प्रति ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे वो उनके परम मित्र हों, न कि कोई राजनेता। ये शानदार है। मुझे लगता है कि इसी जुड़ाव की जरूरत है। सदगुरु, आप जुड़ाव की बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी और असम के संदर्भ में कहा गया कि ये अब तक के सबसे खराब, जहरीले और सांप्रदायिक चुनावों में से एक था और इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जीते हैं। और बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के बोलने का तरीका भी कुछ ऐसा ही था, इसीलिए मैंने समानता की बात की। देखिए, बात यह है कि वो अवैध प्रवासियों की बात करते हैं, जो दुर्भाग्य से लगभग 99% मुस्लिम हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। नहीं, वो अवैध प्रवासियों की बात कर रहे हैं। जब हम अवैध कहते हैं तो देश में कुछ भी अवैध, चाहे वो अवैध शराब हो, अवैध आबादी हो या कुछ और, ये किसी भी राष्ट्र में ये नहीं होना चाहिए अगर आप देश की भलाई चाहते हैं। तो जब वो अवैध प्रवासियों की बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग समाज को बांटकर जीते हैं। अब समय आ गया है कि हम पुल बनाएं। अब समय आ गया है कि हम भारतीय समाज को एक राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में एक करें, न कि इस आधार पर विभाजित करें कि आप क्या मानते हैं या मैं क्या मानता हूं, या आप किसकी पूजा करते हैं और कोई और किसकी। तो मुझे लगता है कि उस अर्थ में ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कि असम ने जिस तरह वोट दिया, ये उस भरोसे को दिखाता है जो लोगों का उन पर है। कमेंट कोई भी लिख सकता है। ज्यादातर लोग पेड कमेंटेटर्स हैं। वो जो भी लिखें अपनी आजीविका के लिए ऐसा कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे दोनों राज्यों के बारे में पूछूंगी सदगुरु, विशेष रूप से बंगाल के बारे में। जिन लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी उनमें से ज्यादातर ने बहुत भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। आप केरल बिल्कुल नहीं जाएंगी पद्मजा? बिल्कुल, केरल। लोग एक मजाक करते थे कि वामपंथी केवल 3 जगहों पर सत्ता में है, एक मीडिया में, दूसरा जेएनयू में और तीसरा केरल में। अब जाहिर है हम 2 पर आ गए हैं। खैर, वो भी कम होगा, जो मुझे लगता है कि पहले से ही हो रहा है। लेकिन केरल महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि वामपंथ का जो मूल उद्देश्य है
वह दुर्भाग्य से बहुत पहले ही खो गया है। और हमारे गृह मंत्री का धन्यवाद कि ये पूरा रेड कॉरिडोर व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लगभग पूरी तरह से साफ हो गया है, या आत्मसमर्पण कर दिया गया है, या जो भी हो उसे बेअसर किया जा रहा है, जो एक संप्रभु देश के रूप में राष्ट्र के विकास और राष्ट्रवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इतना कहने के बाद केरल में लोगों का इससे हटकर कांग्रेस की ओर जाना एक अच्छी बात है, और मेरे लिए सबसे ऊपर विपक्ष के रूप में एक विश्वसनीय राष्ट्रीय पार्टी का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय वर्चस्व अच्छी बात नहीं है। समय के साथ यह राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा बन जाएगा। तो देश में एकमात्र पार्टी जिसे आप राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इसके पास अभी भी देश के 20% मतदाता हैं। इसलिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और रचनात्मक विपक्ष के रूप में उभरे। दुर्भाग्य से ये ऐसी जगह फिसल गई है जहां ये वैसी नहीं दिख रही है, लेकिन इसका वापस आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरे देश में एक विश्वसनीय विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय वर्चस्व खत्म होना चाहिए। मैं खुद को एक विवादास्पद स्थिति में डालने के लिए और आगे बढ़ूंगा। वो ये है कि मैं कहूंगा कि किसी मोड़ पर भारत को संविधान के भीतर कानून पारित करना चाहिए कि हर कोई पार्टी नहीं बना सकता। अब भी कोई भी, अगर मेरे पास 5 लोग हैं या 5 भी नहीं हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए पार्टी शुरू कर सकता हूं और मैं कुछ मूर्खतापूर्ण काम करूंगा। इसे जाना चाहिए। ये लोकतंत्र का मजाक है। लेकिन फिर वो तर्क देंगे कि विजय नहीं हो पाते। अगर ये नियम होता तो 2 साल पहले विजय भी वही व्यक्ति थे जिनके पास सिर्फ 5 लोग थे। लोग दूसरे सिस्टम से आते, वो किसी और सिस्टम के जरिए आए होते, वे किसी पार्टी के जरिए आए होते। और देखिए, विजय रोज रोज होने वाली घटना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। वो हर जगह, हर राज्य में नहीं होंगे। वो एक दुर्लभ चीज है। कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं तो ठीक है, लेकिन मैं राष्ट्र के दीर्घकालिक कल्याण के लिए कह रहा हूं कि हर तरह की पार्टियों का उभरना और विभाजनकारी बातें करना एक समस्या है। उनमें से कईयों को पता ही नहीं है कि भारत क्या है, भारत का संविधान क्या है, हमने क्या स्टैंड लिया है, या धर्मनिरपेक्ष होने का क्या मतलब है। इन लोगों में इनमें से कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि मैं इनमें से कई राजनीतिक नेताओं से मिला हूं। ये सिर्फ एक स्थानीय उद्यम की तरह है। बस कोई भी एक पार्टी शुरू कर देता है, और अगर उसके पास एक विधायक है तो उसके पास मोल भाव करने की क्षमता और धन का लेन देन, ये सब होता है। लंबे समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी खुद को एक विश्वसनीय विपक्ष के रूप में तैयार करे। मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरा ये कहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक विश्वसनीय और रचनात्मक विपक्षी दल होना ही चाहिए, और एकमात्र पार्टी जिसके पास ऐसा करने के लिए बुनियादी आधार है वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि वो इसे सुनेंगे और खुद को उस रूप में तैयार करेंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें वामपंथी सरकार को हटा दिया है, लेकिन वो तुष्टीकरण में थोड़ा ज्यादा ही फिसल गए हैं। उन्हें खुद को उससे बाहर निकालना चाहिए और अपना राष्ट्रवादी गुण दिखाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहां अच्छे नेता हैं, जैसे शशि हैं, और आप जानते हैं कि सतीशन एक बहुत अच्छे नेता हैं। इन सभी लोगों को आगे आना चाहिए और उस पार्टी को ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां वो एक विश्वसनीय पार्टी लगे। मुझे पता है कि वो कई राज्य हार चुके हैं, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में उनके पास संसद में इतनी संख्या होनी चाहिए ताकि वो एक विपक्ष के रूप में हो, भले ही वो सरकार न बना पाए। आज हम विकास के एक खास स्तर पर हैं, इसलिए सोचते हैं ठीक है, भाजपा को किसी तरह शासन करने दो, देश को विकसित होने दो। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे विकास होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक महत्वपूर्ण विपक्ष भी हो। अभी ये तमाम तरह के लोगों का समूह है। वो उन सभी को एक साथ रखने और उन्हें एक चीज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पारिवारिक पार्टियां हैं, कुछ सिर्फ व्यावसायिक पार्टियां हैं, हर तरह की चीजें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसके पास कांग्रेस पार्टी जैसी जरूरी नींव है, वो खुद को एक विश्वसनीय विपक्ष के रूप में तैयार करे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। अभी अगर आप देखें तो किसी तरह एक कड़ी है। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना उनके हाथ में है, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश। तो मैं केवल राज्य सरकारों के संदर्भ में नहीं सोच रहा हूं,
बल्कि राष्ट्र के स्तर पर हमें एक विश्वसनीय विपक्षी दल की जरूरत है। आपको लगता है राहुल गांधी ऐसा करने में सक्षम है? आपने शशि थरूर, वीडी सतीशन की बात की। मैं इस बारे में राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जहां तक आधिकारिक रूप से संबंधित है वो उस पार्टी के सांसदों में से एक हैं और वो विपक्ष के नेता हैं, तो हम उस पद का सम्मान करें। कौन सक्षम है, कौन सक्षम नहीं है, किसी पार्टी को सिर्फ एक व्यक्ति पर क्यों निर्भर होना चाहिए? विजय के साथ ये सच है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की पार्टी है, वो पार्टी केवल उन्हीं की वजह से है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, आजादी से पहले का भी उनका इतिहास है। तो हमें ऐसी पार्टी को सिर्फ एक व्यक्ति की क्षमताओं या जो भी हो उससे नहीं आंकना चाहिए। उसे एक व्यक्ति पर क्यों निर्भर होना चाहिए? मैं कह रहा हूं वो आसानी से 25 ऐसे नेता ला सकते हैं जो उस पार्टी को बनाने में सक्षम हो। मुझे यकीन है कि उस पार्टी में उस तरह की गहराई है। दुर्भाग्य से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग नहीं किया होगा, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर वो अपने पाले में 20% से कम मतदाताओं पर गिर जाते हैं तो वापस आना मुश्किल होगा। फिर क्या होता है कि हर राज्य में क्षेत्रीय वर्चस्व आ जाएगा। आपने देखा है कि बंगाल में क्या हुआ। उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा हो। इसके लिए एक विश्वसनीय विपक्ष जिसकी जड़ें राष्ट्रवादी हों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमेशा लोग और लोगों की समझ ही सर्वोच्च होती है, और समय समय पर चुनावों के जरिए वो हमें बताते हैं कि वो बेवकूफ नहीं हैं और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। ये तो अच्छी बात है ना? ये बहुत ही अद्भुत बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।